हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। मेरे पास कोई सब्जेक्ट मुझे मिल नहीं रहे हैं कि मैं क्या स्टार्ट करूं। मैं बायोलॉजी का एक चैप्टर आपको करा रहा हूं जो मुझे अभी मिला है आपके व्हाट्सएप चैट पे। ठीक है, एक मैं आपका ग्रुप अलग बना दूंगा। उसमें क्या करूंगा मैं कि जो चीज़ भेजने वाली है ना, चैप्टर्स वगैरह, वो आप उसमें भेजा करो, और जो क्वेरीज वगैरह हैं वो दूसरे ग्रुप में। ठीक है, वो डेटा काफ़ी इधर उधर हो जाता है, ढूंढने में टाइम वेस्ट हो जाता है। और 5:30 बजे मैं बैठा, मेरे 10-15 मिनट वेस्ट हो गए ढूंढने में कि मैं क्या पढ़ाऊँ क्या नहीं। ठीक है, ये आपका बायो मैंने स्टार्ट किया, आप देख से ध्यान रखना। आप मुझे बता देना मैसेज पे, अगर आपको रिवीजन चाहिए तो मुझे बता देना ज्योग्राफी में। तो वो टाइम तो लगेगा मेरे को एक दिन का, तो मेरे को एक दिन का ऑफ रखना पड़ेगा। तो आप मेरे को बता देना कि आपको अभी चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि एक दिन का ऑफ लगेगा, टाइम लगेगा, उसमें टाइम बच गया है। लिखा था कि टाइम बच गया है, तो नहीं बचेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम लगेगा तो मेरे को बता देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। और जरूरी नहीं आप सारे मैसेज वॉइस पे करो। मैं आपको इससे बता दूँ कि जितने वॉइस मैसेज करता हूँ ऑफिस में, जब मैं होता हूँ ना, तो मैं आपको वॉइस मैसेज ओपन नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो क्वेरीज वगैरह हुआ कर वो वॉइस मैसेज क्या करो, लेकिन आपको कोई वैसे इन्फॉर्मेशन देनी, सर ये चैप्टर वो हो गया, वो चैप्टर करा दीजिए, कि मतलब जो भी अदर देन क्वेरीज हैं आपके, तो उनका मैसेज कर दिया करो। क्योंकि मैसेज तो सीन पढ़ भी लेता हूँ मैं, लेकिन ऑफिस में बैठ के आपका वॉइस मैसेज नहीं सुन सकता। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वही चीज़। तो ये तो मैं कर रहा हूँ, स्टार्ट करा ही रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है छोड़ दीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले आप रिवीजन करा दीजिए, तो मेरे को बता दो, मैं रिवीजन वीडियो बना दूंगा। लेकिन उसमें वो वाला नहीं बात है, हर चैप्टर में एक दिन तो लगेगा, तो एक का मेरे को ऑफ लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना। और चैप्टर बड़े हुए तो कुछ नहीं, चलो छोड़ो उस चीज़ को। हाँ, चैप्टर 2, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्या मतलब है सेल का? इस सेंटेंस का ही क्या मतलब है? इंट्रोडक्शन जो दिया हुआ है चैप्टर का, क्या मतलब है इसका? आप बता सकते हैं मेरे को? मैं कम्प्लीटली पॉज हूँ एकदम, आप मुझे बताइए सोच के आराम से, क्या मतलब है सेल का? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? एक वर्ड यहाँ पर है यूनिट। इस यूनिट का बेसिकली मेरे को मतलब जाना है, इस यूनिट का मतलब क्या है। ऑफ लाइफ वगैरह में पता है, इस यूनिट का इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे? यूनिट मतलब पता है क्या होता है? छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, छोटा नहीं, छोटे से भी छोटा, यानी सबसे छोटा पार्ट। सबसे छोटे पार्ट को हम बोलते हैं यूनिट। सबसे छोटे पार्ट, जिसका उससे छोटा कोई पार्ट हो ही ना पाया, तो सबसे छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं? यूनिट। हिंदी में बोलते हैं इकाई। तो इकाई से मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको बताया कि सबसे छोटे से छोटा पार्ट, सबसे छोटा पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट। तो वो कह रहा सेल, आई कह रहा द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी लाइफ का सबसे छोटा पार्ट। लाइफ की जो स्टार्टिंग होती है वो सेल से ही होती है। लाइफ की जो स्टार्टिंग होती है वो सेल से ही होती है, यानी सेल क्या हो गया? सबसे छोटा पार्ट हो गया हमारी लाइफ का। हमारी जिंदगी का सबसे छोटा पार्ट क्या है? सेल। ये छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर बहुत बड़ी बॉडी बनाते हैं। ये छोटी छोटी सेल्स मिलकर बहुत बड़ा शरीर बनाती हैं। तो ये हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, सेल्स के बारे में बेसिकली मेनली है। क्या क्या पढ़ेंगे, बात की बात है, पढ़ते हैं सीधे सीधे। पहला वर्ड सेल। सर ये तो ऊपर टाइटल इतना खतरनाक, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ का सब छोटे छोटा पार्ट, यही सेल है क्या? अरे तो मतलब क्या है सेल का? वो तो इंपॉर्टेंस बताइए उन्होंने इस लाइन में, कि सेल की इंपॉर्टेंस क्या है। एग्जैक्टली सेल कहते किसको हैं?
कैसा दिखता है, क्या कुछ ऐसा जानना चाहते हो, नहीं जानना चाहते हो? ऐसा जानना चाहते हो तो वो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। यू हैव लर्नड दैट बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ ये तो मैं थोड़ी बता ही दूँ, मैंने आपको बताया होगा फिजिक्स या केमिस्ट्री स्टार्ट की थी। इस साइंस को कितने सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो कुछ फिजिक्स है, कुछ केमिस्ट्री है, कुछ बायोलॉजी है, आपके लेवल पे बॉटनी वगैरह अलग अलग होती हैं। तो मैंने पता फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं। तो वो कह रहा है कि आपको पता होगा, आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी क्या, कि बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और आई थिंक आपने मेरे को सेकंड चैप्टर सेंड किया है, और जो फर्स्ट चैप्टर होगा ना उसके अंदर बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन ही दिया होगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजी में हम पढ़ते क्या है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। इसी स्टडी को तो क्या नाम दिया गया, बायोलॉजी। वो कह रहे हैं, फिर कह रहे देयर इज अ ह्यूज रेंज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक अमीबा टू ह्यूज ब्लू व्हेल, बट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ बेसिक फीचर इन कॉमन, दे आर मेड अप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड कॉल्ड सेल्स। वो कह रहे हैं लिविंग बींग्स की बात करें तो बहुत बड़ी रेंज है, तो छोटी छोटी चींटी से लेके हाथी तक, ठीक है, छोटे छोटे अमीबा से लेके व्हेल तक का एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है। सर जैसे मैंने एग्जाम्पल छोटे से छोटे लेके चींटी से लेके हाथी तक, तो आपको एग्जाम्पल समझ में आता है, क्यों समझ में आता है, आपने चींटी भी देखी है और आपने हाथी भी देखा है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ अमीबा से लेके व्हेल तक, तो आपने अमीबा नहीं देखा होगा, व्हेल तो देखी भी होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्या है कि छोटे से लेके बड़े लेवल का लिविंग बींग होता है। तो हर तरह की स्टडी हम बायोलॉजी के अंदर करते हैं, बेसिकली कहना चाह रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक अमीबा क्यों लिया हुआ, क्योंकि अमीबा बहुत छोटा एलिमेंट, बहुत छोटा उन्होंने नाम लिया लिविंग बींग्स का। अमीबा सबसे बहुत छोटा, मतलब सबसे तो नहीं कह सकता, पर बहुत छोटा क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसको केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है, अदरवाइज आप उसको देख ही नहीं सकते हो। अगर आप माइक्रोस्कोप यूज नहीं करते तो आप उसको देख ही नहीं पाओगे। तो टू सी इट यू हैव टू यूज माइक्रोस्कोप। तो आपको देखने के लिए इससे माइक्रोस्कोप का यूज करना होगा। माइक्रोस्कोप में भी पता नहीं क्या क्या करने पड़ेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप से भी ध्यान नहीं देता ये, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि ठीक है इनका साइज डिफरेंट हो सकता है लिविंग बींग्स का, लेकिन इनके अंदर ना कुछ तो बेसिक चीज है, बेसिक फीचर जो कॉमन होता है। बेसिक जो कॉमन होता है वो क्या, ये छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बने होते हैं, जिसको ये बिल्डिंग ब्लॉक्स बोल रहे हैं। ये छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं, सेल्स। वगैरह सारे के सारे लिविंग बींग्स ना सेल्स से मिलकर बने होते हैं। अल्टीमेटली उनके कहने का ये मतलब है कि सारे के सारे लिविंग बींग्स जो हैं किससे बने होते हैं, सेल्स से बने होते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि एक बॉडी कैसे बनती है, नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा, डोंट वरी। बस देख लें एक बार आपके चैप्टर क्या क्या कवर कराना चाह रहे हैं इनसे, फिर मैं आपको समझा ही दूंगा। We have learnt that biology is the study of living organism, ठीक है। there is a huge range of living organism from the microscopic amoeba, इसको अमोबा मत बोलना, अमीबा है ना, microscopic amoeba to huge blue whale, but all living organisms have a basic feature in common। तो हमें एक कॉमन फीचर तो होता ही है, वो क्या, कि वो छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को क्या नाम दिया, बिल्डिंग ब्लॉक। तो मैंने इजी लैंग्वेज के लिए छोटी छोटी चीज़ें बोल दिया, ठीक है, जिसको बेसिकली बायोलॉजी की लैंग्वेज में, साइंस की नॉलेज में क्या बोला जाता है, लैंग्वेज में बोला जाता है सेल्स या सेल्स। तो मतलब सेल क्या होगा, सेल छोटी 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 यूनिट हो गई, छोटी चीज हो गई, हाँ। तो भी लिखा हुआ है सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी दो फंक्शनल यूनिट, यानी दो तरह की यूनिट है ये, क्या, नहीं तो स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल और एक स्ट्रक्चरल। तो मैंने पानी पी के आता हूँ, आप ट्राई करो उनका मीनिंग होगा, मैं आपसे पूछूंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल में। ऐसा नहीं कि आपने आज तक ये वर्ड कहीं पढ़े नहीं होंगे, पढ़ रखे होंगे, पर मैं चाहता हूँ आपको उनका मीनिंग क्लियर हो, कि अगर मीनिंग क्लियर होगा स्ट्रक्चरल फंक्शनल का, तो आपका जब एडवांटेज डिसएडवांटेज फीचर्स पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे अगर इट प्रोवाइड फंक्शनल सपोर्ट, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, तो बाद में आपको ईजी रहेगा समझने के लिए स्ट्रक्चरल सपोर्ट का मतलब क्या है, फंक्शनल सपोर्ट का मतलब क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सोचो, मैं तो पानी पी कर आता हूँ।
आई गेस आपने सोचे होगा। अगर सोचा तो आप मुझे जरा बताओ जरा, वीडियो पॉज करके बताना, ठीक है? ठीक है। अब मुझे नहीं पता, आपने तो बताया वो सही है। अगर मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, आप कंफर्म कर लेना, मैच कर लेना, मेरा आपके आंसर से मैच करता है नहीं करता, करता है देन वेल, नहीं करता तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। फिर 99% पर रुक गया, देख रहा क्या प्रॉब्लम है, 99% पर ही रुक जाती है कभी कोई वीडियो, पता नहीं क्या होता है। चलो देखते हैं इसको भी, यहाँ पर आओ। तो स्ट्रक्चर, अच्छा आपके क्वेश्चन आगे सर फंडामेंटल तो पीछे वर्ड लिखा हुआ है, तो फंडामेंटल का मीनिंग बोले समझो, फंडामेंटल होता है बेसिक, फंडामेंटल मतलब क्या होता है, मौलिक। आपको सिविक्स में पढ़ाते हैं फंडामेंटल जिसको आप अलग ना कर सको, कुछ ऐसी चीज जो बेसिक है जिसको आप अलग कर ही नहीं सकते, ठीक है? तो एक ऐसी चीज जिसको आप अलग ही नहीं कर सकते, तो ऐसी ना अलग करने वाली स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है। तो यूनिट का तो मीनिंग मैंने आपको बताया था, सबसे छोटी से छोटी, सबसे छोटा छोटा पार्ट। तो ये स्ट्रक्चर और फंक्शन का मीनिंग क्या था, ये मेरे को डिस्कस करना है। स्ट्रक्चर मतलब जो सेल होता है ना हमारा सेल, ये हमें दो चीज़ें प्रोवाइड करता है। एक तो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, एक तो ये क्या करता है, हमें स्ट्रक्चर देता है कि हमारी बॉडी कैसी दिखेगी। ये हमारा जो शरीर का जो स्ट्रक्चर बनता है ना, ये सेल्स के वजह से ही बनता है। तो ये हमें एक तरह से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि ये कैसा स्ट्रक्चर होगा, कैसे दिखेगा, कैसे नहीं दिखेगा, ठीक है? हाथ कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, पैर कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, ये हमारे सेल से डिसाइड करते हैं। जिस डायरेक्शन में सेल्स ग्रो होंगे उस डायरेक्शन में आपके बॉडी के पार्ट्स ग्रो होंगे, ठीक है? तो इससे हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर मिलता है, एक ढांचा, एक कवर कि कैसा होगा हमारा शरीर, कैसा नहीं, ठीक है? दूसरा, सेल्स हमें अलाउ करते हैं मूव करना, सेल्स हमें अलाउ करते हैं कि हम कोई भी काम कर सकें। तो कोई भी काम करना, इसको मैथ्स की लैंग्वेज में या साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, फंक्शनिंग, फंक्शनिंग, फंक्शन करना। फंक्शन मतलब कोई भी काम करना। तो सेल्स हमें काम करना भी अलाउ करते हैं, सेल्स की वजह से हम क्या कर पाते हैं, कोई भी काम कर पाते हैं, कोई भी काम कर पाते हैं। तो सेल के दो फीचर हो गए, यानी एक तो ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और एक हमारी बॉडी को क्या करता है, ये काम करने अलाउ देता है, काम करना अलाउ करता है, ठीक है? तो इस तरह से लिखा हो, ये क्या है, एक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है, यानी हमें स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है और फंक्शन करने लायक भी बनाती है। ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, केवल इंसानों के लिए, ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, है ना? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, बोलता है यूनिट का मतलब क्या, स्मॉलेस्ट, तब लिखा हुआ है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट। मतलब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है, एंड ऑफ परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट का मतलब क्या है, वो कह रहा है ये कैपेबल है, ये सबसे छोटी यूनिट है और ये कैपेबल है, और ये कैपेबल है अलग से अकेले रहने की। इंडिपेंडेंट मतलब क्या, बिना किसी की जरूरत के, बिना किसी की जरूरत के, किसी और की जरूरत ही नहीं है, किसी और की जरूरत ही नहीं है, मैं तो अकेले काफी हूँ। मतलब क्या हो सकता है, आपकी बॉडी के नहीं, भगवान मतलब हो सकता है किसी भी इंसान के, आपके एग्जाम्पल नहीं, हो सकता है भगवान न करे किसी भी इंसान के साथ ऐसा हो, बस वो कोई इंसान है जिसकी पूरी बॉडी डैमेज हो गई, लेकिन जब थोड़ी की पूरी बॉडी डैमेज होगी तो पूरा डेड है। हो सकता है उसका कोई ना कोई पार्ट तो काम कर रहा हो, सब कोई ना कोई पार्ट क्यों काम करता है। अगर इंसान बीमार होता है, जैसे मशीन बीमार होती है तो पूरी कुछ बंद हो जाती है, इंसान का शरीर पूरा बंद क्यों नहीं पड़ता, कुछ ना कुछ चीज़ें क्यों चलती है। इंसान कोमा में चला जाता है, उसका ब्रेन फंक्शन, उसका बॉडी मूव करना बंद कर देती है, लेकिन उसकी जो आइज है और ब्रेन है वो तो मूव करती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आइज के जो सेल्स होते हैं और जो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं बाकी सारे सेल्स से। बाकी सारे सेल्स ने काम करना बंद करे तो उसका मतलब ये नहीं कि ये भी काम करना बंद कर दें, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। और इंडिपेंडेंट क्योंकि एग्जिस्ट करते हैं तो कैन परफॉर्म एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। अब वो अपने फंक्शंस इंडिपेंडेंटली परफॉर्म भी कर सकते हैं। आपका काम देखना है, उस टाइम पे वो देख लेता है, जब इंसान कोमा में चला जाता है वो मूव नहीं कर पाता, लेकिन वो देखता रहता है सारी चीजें। कोई उससे कुछ बोलता है तो वो सुन लेता है, उसका ब्रेन सुनने का काम कर रहा है, ब्रेन के जो हियरिंग सेल्स हैं वो सुनने का काम कर रहे हैं। बस वही बात है, अब माउथफुल सेल्स हैं कि वो बोल पाए, वो सेल्स काम नहीं कर रहे हैं। उसके हाथों से मूव करके बता सके, बॉडी से मूव करके बता सके, वो सेल्स काम नहीं कर रहे हैं।
तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं सारे सेल्स, यानी कि अगर एक सेल खराब हो तो सारे सेल्स खराब हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सेल खराब हो गया दूसरा सेल खराब नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। वो बात लगे कि अब वो अकेले इतना स्ट्रांगली काम ना कर पाए, पर काम जरूर करेगा वो, है ना, वो काम जरूर करेगा। एवरी ऑर्गन इन आवर बॉडी, every organ in our body, the skin, the brain, the muscle, even the bone is composed of hundreds of thousands of such cells। तो वो कह रहे हैं हमारी बॉडी में जितने सारे ऑर्गन्स हैं तो सारे के सारे किससे बने हैं, सेल्स से मिलकर बने हैं, और एक ऑर्गन को बनाने में थाउजेंड्स ऑफ सेल्स लग जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली अब ये पार्ट्स पे आ गए, थोड़ा प्लांट पे आ गए थोड़ा सा, वो कह रहे हैं सिमिलरली पार्ट ऑफ प्लांट लाइक स्लीव, फ्लावर, रूट, इवन द वुड, ये भी क्या होते हैं, ये सारे के सारे ना लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं एवरी सेल हैज इट्स ओन लाइफ, ऑब्वियसली और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी कुछ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जिसका ना वो उसके लिए सेपरेट लाइफ है। ठीक है, सेपरेट लाइफ है। ओल्ड एंड वीक सेल्स इन द बॉडी कंटिन्यूअली डाई एंड आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स। वो कह रहा है कंटिन्यूअली मतलब कंटिन्यूअसली, है ना, सेम ही मीनिंग है। तो वो कह रहा है हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ सेल्स पुराने हो जाते हैं, कुछ लोग कमजोर होते हैं, तो वो क्या होता है, उनके एक प्रोसेस होती है, नए सेल्स आते रहते हैं, पुराने सेल्स जाते रहते हैं, यानी न्यू स्ट्रॉन्ग सेल्स आते रहते हैं, वीक सेल्स मरते रहते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि RBC रेड ब्लड सेल्स फॉर इंस्टेंस डाई आफ्टर अबाउट 120 डेज। वो कह रहे हैं हर 4 महीने, आपको पता है आपके जो ब्लड के आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हर 4-6 महीने आपको खून डोनेट करता रहना चाहिए। क्यों डोनेट करते रहना चाहिए, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स जो ऑलरेडी 4 महीने में खराब हो जाएंगे, तो सर आप खराब करने से बेटर है कि आप उसको डोनेट ही कर दो। खराब करने से तो बेटर है कि आप उसको क्या करो, डोनेट ही कर दो। एक रीजन भी है, खैर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, मैंने आपको जनरल नॉलेज दी है कि अगर आप कहीं पर सुनो कि आपको 4-6 महीने में अपना ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए, तो 4 महीने का रीजन यही होता है कि 4 महीने में आपके रेड ब्लड सेल्स खराब हो जाते हैं। तो खराब होने देने से बेटर है कि आप किसी जरूरतमंद को क्या कर दो, दे दो। क्योंकि जब वो रेड ब्लड सेल्स दूसरे की लाइफ में जाएंगे, दूसरे की बॉडी में जाएंगे, तब ऐसा नहीं कि सर वो 4 महीने ही रहेंगे, हो सकता है उनकी लाइफ स्पेन बढ़ जाए उनका। ठीक है, सेल्स आर सो स्मॉल। सब बेसिकली दो वर्ड होते हैं, एक स्मॉल एक माइक्रो। एक वर्ड होता है स्मॉल और एक होता है माइक्रो। स्मॉल मतलब क्या, छोटा, जिसको आप नेक्ड आई जिससे देख सको। एक होता है माइक्रो, माइक्रो तो बहुत 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 छोटा, जिसको आप माइक्रोस्कोप से देख ही ना, जिसको माइक्रोस्कोप से देख पाओ, नेक्ड आई से देख ही ना पाओ, केवल माइक्रोस्कोप का आपको यूज करना पड़े। तो सेल्स होते हैं, सेल्स स्मॉल नहीं होते, वो माइक्रो लेवल पे होते हैं। कैसे होते हैं, माइक्रो बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे हैं, आप उनको नेक्ड आई से देख नहीं सकते। नेक्ड आई मतलब क्या, बिना आंखों में कुछ मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह माइक्रोस्कोप लगाए बगैर ना नहीं देख सकते। It was therefore natural that their existence could not be detected by man until he invented magnifying aids in the form of microscope। तो कह रहे हैं इसीलिए ये नेचुरल है, ये नेचुरल है कि क्या क्या नेचुरल है, इनका जो एग्जिस्टेंस है ना, सेल्स का जो एग्जिस्टेंस है, वो एक सिंपल इंसान ना डिटेक्ट नहीं कर सकता कि रियल में कोई ऐसा सेल्स वगैरह होते हैं जो इंडिपेंडेंट जो एग्जिस्ट करते हैं। सब वो नहीं डिटेक्ट डिटेक्ट कर सकते, डॉक्टर साइंटिस्ट तो कर रखा है, हाँ, तो वो कह रहे हैं डिटेक्ट कर सकते हो आप उसके बारे में, आप तो आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन तब कर सकते हो जब आपके पास क्या है, मैग्नीफाइंग एड्स वगैरह आपने डेवलप कर रखे हैं इन दी फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी आपको आपने उसको देखने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप कर रखी है, तभी आप उनको देख पाओगे, नेक्ड आई से आप नहीं देख पाओगे। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग आर सेल्स, हम भी तो ऑर्गेनिज्म है ना, स्टार्ट लाइफ एज अ सिंगल सेल कॉल्ड द जेगोट। आपको पता है हमारी जब हम जब बॉर्न होते हैं, है ना, जब हम अपनी मदर के टंग स्टोमक में होते हैं, तो बेसिकली हमारे अंदर ना केवल एक ही सेल होता है। जब हम स्टार्टिंग में बोलते हैं कि एक सेल होता है, वो एक सेल धीरे धीरे ग्रो होता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट होता रहता है। फिर वो तो इस तरह से बॉडी बनती है, हमारी बॉडी की क्रिएटिविटी ऐसी होती है। तो वही लिखा हुआ है कि हमारे जब जब हम स्टार्ट करते हैं हमारी लाइफ, जब पहली बार जब हम इस दुनिया में आते हैं, तो हम एक सेल के फॉर्म में आते हैं, बहुत छोटे से दिखाई देते हैं, बहुत छोटे से, बहुत छोटे से। ठीक है, आपका कट है, आई थिंक आप लोग को बोलता कि ऐसा कुछ कट है, आप पढ़ा देना, मेरे को ध्यान नहीं, तो मैं रीड कर दे रहा हूँ फिर भी, है ना, फिर भी मैं रीड कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपने बोला था, मेरे को नहीं पता, आपको बायोलॉजी में ही बोला था, किसमें बोला था कि ये पार्ट कट है, सारा पढ़ा देना आएगा फिर भी। फिर हम रीड कर लेते हैं इसको, ठीक है।
आइए मैं थोड़ा फास्ट रीड करूंगा, आप एक बार मुझे कंफर्म कर देना कि अगर हाँ ये चीज़ अगर कटवाई है तो ठीक है, अगर नहीं कटवाई तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से कवर कर लूंगा, तो फिर मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर कर लूंगा, ठीक है। तो रुक गई है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, टॉपिक का टाइटल क्या है, प्लीज पढ़ो। तो यहाँ तक समझ में आया, यहाँ पे क्या होता है व्हाट इज सेल में, तो सेल में उन्होंने बताया क्या कि एक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है, हर ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है, डजेंट मैटर कि वो अमीबा है या एलिफेंट है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। और ये सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे मैं बोला हूँ आप इनके बुलेट्स बना बना कर खुद से नोट्स बना सकते हो, डोंट वांट समवन, किसी और का इंतजार मत करो कि वो आपके लिए नोट्स बनाए, आप खुद से अपनी हैंडराइटिंग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग खुद से नोट्स बना सकते हो, जो आपको बेटर रहेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी लर्निंग के लिए, ठीक है। और क्या क्या पढ़ा था हमने कि यूनिट्स होते हैं, यूनिट कि हम की सेल जो है, सेल के अंदर एक लाइफ होती है, सेल के अंदर क्या होती है लाइफ, और जब भी आपको इंसान भी इस लाइफ में आता है तो वो सबसे पहले सेल की फॉर्म में ही आता है, वो छोटा छोटा सा सेल बनकर ही आता है, ठीक है। ये हमने ये तो पढ़ा। और सबसे छोटे छोटे सेल को हम क्या कहते हैं, जायगोट, क्या बोलते हैं, जायगोट, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या था, इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन की बात कर रहा है, एंड द डिस्कवरी ऑफ सेल, और डिस्कवरी ऑफ सेल, तो सेल डिस्कवर कैसे हुआ, यानी सर पहले सेल डिस्कवर हो गया पहले माइक्रोस्कोप बना होगा। सर तो वही क्वेश्चन हो गया, पहले अंडा आया या मुर्गी आई, तो मुर्गी आई या अंडा आया, पहले दिन आई या रात आई, तो ऐसा क्वेश्चन है। पर इसका आंसर है दोनों के क्वेश्चन हो गया तो आंसर भी नहीं है इसका, तो माइक्रोस्कोप आया पहले, माइक्रोस्कोप आया फिर डिस्कवरी, देखते हैं क्या आंसर है। आप पूछना ऐसे क्वेश्चन बनाकर अपने क्लासमेट से, बता पहले माइक्रोस्कोप आया या पहले सेल आया, पहले माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई या फिर पहले सेल की डिस्कवरी हुई, पूछना। तो क्या द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज कंस्ट्रक्टेड बाय डच साइंटिस्ट एंटनी वैन ल्यूवेनहुक, ल्यूवेनहुक है ना, हुक। तो कह रहा पहला जो माइक्रोस्कोप था ना, वो एक डच साइंटिस्ट ने बनाया था, कब, ड्यूरिंग दी पीरियड, अच्छा ये उनकी लाइफ स्पैन दिया हुआ है कि वो 1632 में बॉर्न हुए थे, 1723 में उनकी डेथ हो गई, ये उनका लाइफ स्पैन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक डच साइंटिस्ट का नाम लिया उन्होंने डेवलप किया था सबसे पहला माइक्रोस्कोप। ही वॉज एन ऑर्डिनरी पब्लिक ऑफिशियल हु ग्राउंड लेंसेज एंड मेड माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन हॉबी। वो कह रहे एक वो सिंपल इंसान थे, हाँ बस कोई ऑफिशियल पर्सन थे, ऑफिशियल पर्सन तो कोई अच्छे से काम करते थे, कोई गवर्नमेंट वगैरह के या कोई कॉर्पोरेट वगैरह के अच्छे से काम करते थे। खूब ग्राउंड लेंसेज मतलब होता है लेंस को ग्राउंड पर उतारना, जमीन पर उतारना, यानी पब्लिक में लेकर आना। उन्होंने लेंसेज को पब्लिक में लेकर आए, जनरल यूज में लेकर आए, एंड मेड माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, और एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन उन्होंने डेवलप की एज अ हॉबी, है ना। उनकी हॉबी थी कि वो चीजों को ऐसे जूम, छोटे छोटे चीजों को देखें। टू हैव कंस्ट्रक्टेड 400 माइक्रोस्कोप, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ना 400 माइक्रोस्कोप बनाए थे। बेसिकली ऑल हिज माइक्रोस्कोप्स वर कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। वो कह रहा है बेसिकली उनके जितने माइक्रोस्कोप्स थे उन सभी को सिंपल माइक्रोस्कोप्स कहा जाता है, बिकॉज दे कंसिस्टेड ऑफ अ सिंगल बाय कॉन्वेक्स लेंस, वो केवल सिंपल बाय कॉन्वेक्स लेंस से बने हुए थे, ठीक है। हो, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल तो हो ही होगा, स्टार्टिंग में कोई चीज़ बनती है तो एकदम से एडवांस नहीं बनती है, स्टार्टिंग में तो सिंपल बनती है, सब सिंपल बनती है, तब बाद में हम उसमें कुछ एडवांसमेंट करते हैं, ठीक है। वो कह रहा है सम ऑफ दीज माइक्रोस्कोप्स हैड अ कंसीडरेबल मैग्नीफाइंग पावर अप टू 200 टाइम्स। वो कह रहे हैं इनमें से 400 में से कुछ कुछ माइक्रोस्कोप ऐसे थे जिनकी पावर बहुत ज़्यादा थी, जूम वाली पावर तो बहुत ज़्यादा थी, माइक्रोस्कोप अगर मैग्नीफाइंग ग्लास देखते थे ना तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में हमें चीज़ दिखाई देती थी, 200 टाइम्स तो ज़्यादा है ना। कुछ कुछ में वन ऑफ ल्यूवेनहुक्स माइक्रोस्कोप इज शोन इन फिगर 2.1। वो कह रहे एक तो हमने यहाँ पे माइक्रोस्कोप दिखाया गया है, एक कुछ दिखाई देता है फ्रंट से ऐसा दिखाई देता है, बैक से ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। बीच में छोटू सा लेंस लगा हुआ है, आप देख पा रहे हो, ठीक है।
अब कैसे यूज करते हैं कैसे नहीं, मैंने भी कभी यूज नहीं किया, ठीक है। वो कह रहा इन दिस माइक्रोस्कोप द आई वाज केप्ट क्लोज टू द लेंस, हम आँख कहाँ पे रखेंगे, लेंस के पास रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना, ऑन वन साइड एंड द ऑब्जेक्ट वाज माउंटेड ऑन द नीडल लाइक a screw point on the opposite side of the lens। क्या लिखा हुआ है ये, सॉरी, इन दिस माइक्रोस्कोप द आई वाज केप्ट क्लोज टू द लेंस ऑन वन साइड, बिल्कुल, एंड द ऑब्जेक्ट वाज माउंटेड ऑन द, हाँ पहले एक वर्ड लिख लो यहाँ पे आप, माउंटेड, सब माउंटेन जैसा कुछ है क्या, ऑब्वियसली नॉट, यहाँ पे माउंटेन कहाँ से, ज्योग्राफी क्लास थोड़ी चल रही है। देखो माउंटेड का मतलब, माउंटेड नोट कर लिया, कनेक्टेड लिख लो, कनेक्टेड लिख लो, कनेक्टेड, हाँ सब बढ़िया, कनेक्टेड, एडिट किया कनेक्टेड। तो वो कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट जो हम देखना चाहते हैं, जो हम देखना चाहते हैं वो हम कनेक्ट कर देते थे किस पे, इस चीज पर, कोई छोटी चीज हमें मिली तो छोटी चीज को बड़े साइज में, ताकि वो बड़े साइज में कैसे दिखाई देगी, तो वो छोटी चीज को पकड़ कर, एक नीडल लाइक स्क्रू पॉइंट है, जैसे ये रहा नीडल लाइक, आपको स्क्रू पॉइंट तो हम यहाँ पर रख देते थे, यहाँ पर रख देते थे ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेंस, ठीक है, और फिर उसको देखते थे, यानी यहाँ पे हम रख देते थे और यहाँ से हम देखते थे, यहाँ से हम देखते थे कि कैसा दिखाई देता है बड़े फॉर्म में, ठीक है। ये बताया अभी तक तो, और कुछ बताया, अब आगे रॉबर्ट हुक, इनका तो नाम ही हुक है, वो हुक थे, ये हुक है। 35 से या 1635 से 1703, 1703 सॉरी, एंड इंग्लिश साइंटिस्ट, इंग्लिश साइंटिस्ट का जनरली मतलब पता है क्या होता है, ब्रिटिशर्स, अमेरिकन नहीं है ना, जनरली अमेरिकन नहीं होता जनरली, पर हाँ अमेरिकन हो सकता है, मना नहीं करा, तो जनरली अब इंग्लिश साइंटिस्ट लिखे तो उसका मतलब होता है ब्रिटिशर्स। सर आप ये क्या बताते रहते हो, नहीं मतलब ठीक है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, घुमा फिरा के, तो वो टीचर घुमा फिरा के अगर एमसीक्यू अगर पूछ लें तो मैं थोड़ी एडिशनल नॉलेज देता रहता हूँ आपको, सब अमेरिकन साइंटिस्ट का तो नाम ही नहीं लिया गया बुक के अंदर, ना ब्रिटिश साइंटिस्ट का नाम लिया गया, बुक में तो इंग्लिश साइंटिस्ट लिखा था, लेकिन टीचर ने पूछ लिया कि नेम द ब्रिटिश साइंटिस्ट हु डेवलप्ड अ माइक्रोस्कोप बाय यूजिंग टू लेंसेज, तब तो ब्रिटिश साइंटिस्ट ऐसा तो सर कुछ था ही नहीं, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बताता रहता हूँ मैं, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, एक माइक्रोस्कोप डेवलप किया बाय यूजिंग टू लेंसेज फॉर अचीविंग ग्रेटर मैग्निफिकेशन, ताकि सब और ज़्यादा डेप्थ में देख पाए। उन्होंने एक की जगह दो ग्लास लगाए, दो मतलब लेंस लगाए, कि एक से अगर वो हम जो पीछे हुई थे, लियोन बेन हुई जो भी थे, तो उनके पास तो 200 टाइम्स देख पा रहे थे, ये सोचा 200 टाइम्स में तो 400 टाइम्स जूम करके देखूंगा, तो 400 टाइम्स जूम करके देखूंगा, तो उन्होंने दो दो लेंसेज लगा दिए। Such माइक्रोस्कोप वर लेटर नोन एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इन माइक्रोस्कोप को बाद में कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा गया। सर क्या रीजन था सिंपल माइक्रोस्कोप का, तो देखो सिंपल तो मैंने आपको कहता है स्टार्टिंग में कोई चीज़ बनती है तो बस सिंपल ही होती है, फिर कंपाउंड का मतलब होता है मिक्सर, कंपाउंड का मतलब कहता है मिक्सर, तो उन्होंने क्या किया, एक एक दो दो लेंस मिक्स कर दिए इसके अंदर, तो उन्होंने उसको नाम क्या दे दिया, कंपाउंड माइक्रो। रीजन और भी के नाम देने का रीजन और भी कुछ हो सकता है, और मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ, तो दो चीज़ें तो कंपाउंड, एक चीज़ है तो फिर सिंपल है ना। इन हुक्स माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्ट टू बी सीन was made of the large scaled blue and light from an oil flame was thrown on it by means of concave mirror। वो कह रहे हैं इसमें ना हम पता क्या करते थे, चीज़ों को उसी पर नहीं रखते थे माइक्रोस्कोप पे, हमारे पास एक प्लेट होती है, एक सरफेस होता है, उस सरफेस में हम क्या डाल देते हैं, ऑब्जेक्ट डाल देते हैं अपना, वो ऑब्जेक्ट डाल देते हैं अपना, फिर उस पर थोड़ी लाइट गिराते हैं और लेंस से, और फिर लेंस के थ्रू क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। ओके, एग्जामिन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप, उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में ये चीज़ ऑब्जर्व की, एंड ऑब्जर्व दैट इट वाज मेड ऑफ टाइनी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स पाइल्ड अप टुगेदर, तो उन्होंने देखा ये जो फॉक कॉर्क है ना, कॉर्क जो कॉर्क है बेसिकली, ये बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलकर बना हुआ है, पाइल्ड अप मतलब क्या, ग्रुपिंग, तो बहुत छोटे छोटे पार्ट में मिलकर क्या कर रखी है, ग्रुपिंग कर रखी है, ग्रुपिंग कर रखी है ना, मेड ऑफ टाइनी बॉक्सेस लाइक कंपार्टमेंट है ना, पाइल्ड अप टुगेदर,
जैसे लगा बॉक्स लाइक चीज़ें ना एक जगह पे रुक गई हूँ, जमा हो गई। दिस रिमाइंडेड हिम ऑफ द रूम्स, इससे उन्होंने याद आया रूम्स की और सेल्स की, द ऑफ monks इन द monastery, है ना। एंड सो ही सेड दैट द कॉर्क वाज मेड अप ऑफ सेल्स, तो उसने उन्होंने कहा अच्छा कॉर्क तो सेल्स की बनी है। फिर क्या कहते द सेल्स व्हिच हुक सॉ वर ऑल डेड सेल्स, उन्होंने जितनी सेल्स देखे तो सारी की सारी डेड सेल्स थी। एंड दे हैड ओनली द एम्प्टी बॉक्सेस और द वॉल्स। अब आप कह सकते हो कि डेड सेल्स की, तो उन्होंने एम्प्टी बॉक्स नाम दे दिया, डेड को द वॉल्स नाम दे दिया, ठीक है। द ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, द ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ टुडे इज अ ग्रेटली इम्प्रूव्ड डिजाइन ऑफ द ओरिजिनल हुक्स माइक्रोस्कोप। वो कह रहा है आज के टाइम पे जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखोगे वो हुक्स के माइक्रोस्कोप से काफी ज़्यादा इम्प्रूव है। सर क्या क्या लिख रहा है सर, अलग ही मशीन लग रही थी एकदम खतरनाक, ठीक है। वो कहता है इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एडेड फर्दर टू द नॉलेज अबाउट सेल्स। बाद में उसका कोई इलेक्ट्रॉन नाम की वो इन्वेंशन हुए, तो उससे हमें बहुत चीज़ सेल्स के बारे में जानने को मिली। इट कैन गिव अ मैग्निफिकेशन ऑफ ओवर 200 टाइम्स। ध्यान है पहला वाला कैसा 200 टाइम्स के बोलिए, 200 टाइम्स एज कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हिच मैग्नीफाइज एन ऑब्जेक्ट अप टू द मैक्सिमम ऑफ अबाउट 2000 टाइम्स। यानी कि अभी कंपेरिजन करें 2000 टाइम वाले से, यानी जब अभी कंपाउंड में आया था ना उन्होंने हुक ने, तो उसकी जो कैपेसिटी 2000 टाइम्स की थी, 2000 टाइम्स, तो कह रही है 2 लाख टाइम्स है। जूम कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये the ordinary compound microscope uses light which is bent by glass lens to magnify the image, while the electron microscope uses beams of electrons which are bent by magnets। वो कह रहा है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था वहाँ पे हम ग्लास लेंस में जो लाइट यूज़ करते थे वो कैसे करते थे, जो लाइट यूज़ करते थे वो तो लैंप से करते थे, लेकिन लैंप कैसे होती थी, ग्लास के थ्रू पोर्ट होके आती थी, वो ग्लास के थ्रू होके आती थी, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या है कि इलेक्ट्रॉन में से कुछ बीम्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन रेज ही निकलेगी एक, और वही ऐसे मैग्नेटिक वेव बनाएगी कि वहाँ पे हमें सारी चीज़ें दिखाई दे जाएंगी, वहाँ पे हमें सारी चीज़ें दिखाई दे जाएंगी। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, किसी के नीचे लाइट जलेगी, किसी के नीचे सब कुछ हो। बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ, आज ही रिकॉर्ड करूँगा, डोंट वरी, है ना।